तो जय हिंद बच्चों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा विद सागर में। आज एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 11th क्लास का एक चैप्टर है। चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। 11th क्लास के बच्चों की बहुत डिमांड आ रही थी, क्लास में भी कह रहे थे कि सर वीडियो बना दो उसकी 11th क्लास की। तो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। बहुत ही इजी चैप्टर है ये, सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर जो 11th क्लास में है वो है सेट्स के बाद यही आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद जैसे जैसे आते जाएंगे इजी चैप्टर वो सारे बता जाऊँगा। चैप्टर बहुत ही छोटा सा है, पहले बड़ा होता था जब पोलर फॉर्म होती थी, ठीक है, पर अब इतना बड़ा रहा नहीं। अब सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही छोटा चैप्टर रह गया है और इतना इजी चैप्टर है। चलो देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। सबसे पहले एक ना मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन का नाम था महावीरा, ठीक है। एक कहानी है बेसिक सी छोटी सी। महावीरा नाम के मैथमेटिशियन थे। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी, उस बुक में इन्होंने एक इक्वेशन लिखी। उस बुक में इन्होंने एक इक्वेशन लिखी x² + 1 = 0। और इस इक्वेशन के साथ उन्होंने एक चीज लिखी कि दुनिया में ऐसी कोई भी रियल वैल्यू नहीं है x की, यानी x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो मैं यहाँ पे पुट करूं जिससे LHS 0 बन जाए। दुनिया में x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो मैं यहाँ पे पुट करूं और हमारा जो LHS है वो 0 बन जाए और RHS के बराबर आ जाए। बहुत सारे मैथमेटिशियन ने सोचा इसके बारे में, यार क्या सच में हमारा जो मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम है वो इतना छोटा है कि भाई एक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। बहुत मैथमेटिशियन ने सोचा 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 बहुत सोचा, तो देखा यार सच में यार रियल वैल्यू तो कोई है ही नहीं एक्स की जो इस नंबर को, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। फिर आगे जाके एक मैथमेटिशियन आए, यूलर नाम के मैथमेटिशियन थे, आइलर कह दो, यूलर कह दो, जो भी कह दो। उन्होंने बोला हाँ यार ये बात तो सही है कि रियल वैल्यू कोई नहीं है इस दुनिया में जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, बट हमें थोड़ा सा हटके सोचना पड़ेगा। रियल वैल्यू के अलावा हमें आउट ऑफ द वर्ल्ड सोचना पड़ेगा और हमें एक नंबर ऐसा इमेजिन करना पड़ेगा जिस नंबर को हम बोल देंगे इमेजिनरी नंबर, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, पर इमेजिनरी हमारी सोच में है वो नंबर, इमेजिनरी नंबर। और उन्होंने बोला हाँ भाई आपकी बात सही है महावीरा जी, कोई रियल वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, पर अगर मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी नंबर निकालूं, वो इमेजिनरी नंबर क्या था देखते हैं। उन्होंने बोला x² + 1 को इस साइड ले जाएंगे तो x² = -1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी √(-1). इस √(-1) को उन्होंने क्या बोला, इस √(-1) को उन्होंने बोला ये i मतलब आयोटा, i मतलब आयोटा, ये ग्रीक लेटर है। इस आयोटा का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है, इसको आयोटा पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या है, इमेजिनरी नंबर। ये क्या है, इमेजिनरी नंबर। उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, बिल्कुल सही बात है आपकी कि दुनिया में ऐसी कोई भी रियल वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, बट इस रियल वर्ल्ड से हट के अगर हम सोचे, कोई अपने सोच में इमेजिनरी नंबर लेके आए, तो हाँ एक नंबर है जो कि क्या है √(-1), उसको हम बोल सकते हैं आयोटा, जो कि हमारा एक इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इसी को उन्होंने बोला कि जितने भी इमेजिनरी नंबर का सेट है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर, सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर्स, उसी को उन्होंने क्या बोल दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दिया। क्या बोल दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दिया। और यहीं से इस चैप्टर की शुरुआत हुई, यहीं से इस चैप्टर की शुरुआत हुई, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर। तो याद रखो बच्चों, √-1 का मतलब होता है आयोटा। √-1 का मतलब क्या होता है, आयोटा। यहीं से 3-4 चीजें आएंगी। अब शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की, ठीक है। तो पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है क्या समझना है कि आयोटा की वैल्यू क्या है बच्चों, √-1। अगर मैं आयोटा का स्क्वायर कर दूं तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आयोटा इंटू आयोटा, यानी √-1 इंटू √-1, यानी क्या आ जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा तो -1 आ जाएगा। अगर मैं आयोटा का क्यूब करूं क्या होगा बच्चों, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकता हूं, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 इंटू आयोटा, तो माइनस आयोटा आ जाएगा। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू -1 +1। तो ये कुछ आयोटा की वैल्यूज है जो हमें याद रखनी है। क्या क्या, पहली आयोटा की वैल्यू है √-1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू है माइनस आयोटा, आयोटा 4 की वैल्यू है
ये 4 वैल्यूज है जो हमें याद रखना। इसी के साथ याद रखना बच्चों, कभी भी याद रखना सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा, सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा, कोई भी 4 कंसेक्यूटिव पावर हो आयोटा की, जैसे आयोटा की पावर 1, आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4, ये हमेशा 0 के बराबर होता है। यही नहीं, कोई भी चार कंसेक्यूटिव पावर हो, लगातार पावर हो आयोटा की, वो हमेशा 0 के बराबर होता है। एनी सम ऑफ एनी 4 consecutive power of iota is 0। तो क्या होता है बच्चों, 0 होता है, याद रखना ये, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं इसमें समझने लायक, समझाता हूं आपको धीरे धीरे। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम हमेशा डिनोट करेंगे z से। किससे डिनोट करेंगे, z से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे समझाता हूं इसके। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे डिनोट करेंगे बच्चों, z से। किससे, z से। अब इस z में बहुत सारी चीजें होती है, क्या क्या चीजें होती है समझते हैं धीरे धीरे। देखो, मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाने के लिए z, कैपिटल Z से डिनोट करेंगे a प्लस आयोटा b। इसे हम कहते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से दिखाया जाता है, वेयर a इज रियल पार्ट। a क्या होता है बच्चों, रियल पार्ट। और आयोटा के साथ जो होगा उसे क्या कहते हैं हम, इमेजिनरी पार्ट। जो भी आयोटा के साथ होगा उसे क्या कहेंगे हम, इमेजिनरी पार्ट। इसको लिखने का तरीका क्या है कि जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा। अगर इसमें मुझे रियल पार्ट लिखना हो तो ऐसे पूरा नहीं लिखूंगा, ऐसे लिखो RE ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है रियल पार्ट, जो आयोटा के बिना है, क्या है 3। और इमेजिनरी पार्ट को IM करके लिखूंगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, वो क्या है बच्चों, आयोटा के साथ क्या है +2, जो हो गया रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। और देखो, जैसे मान लो मैंने बोला z इज इक्वल टू -3 -4 आयोटा, तो यहाँ पे z1 मान लेते हैं। रियल पार्ट ऑफ z1 क्या है बच्चों, -3, जो आयोटा के बिना है। और रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 क्या है बच्चों, आयोटा के साथ क्या है -4। तो ये हो गया रियल पार्ट और इमेजिनरी। इस तरीके से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिखे जाते हैं। और देखो, मान लो मैंने लिखा z3 लिख दिया मैंने 4 आयोटा। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ रियल पार्ट क्या है बच्चों, रियल पार्ट वो तो बता ही नहीं पाओगे आप। इमेजिनरी पार्ट क्या है बच्चों z3 का, आयोटा के साथ क्या है 4, तो 4 तो लिख दिया मैंने, लेकिन रियल पार्ट है ही नहीं इसमें, रियल पार्ट है नहीं तो 0। और देखो, अगर मान लो मैंने लिखा z4, सिर्फ लिख दिया 7 -7, चलो। अब इसमें रियल पार्ट क्या है बच्चों z4 का, वो तो -7 हो गया क्योंकि बिना आयोटा के साथ है। लेकिन इमेजिनरी पार्ट क्या है बच्चों, आयोटा तो है ही नहीं, तो आयोटा है नहीं तो इमेजिनरी पार्ट 0। और देखो बच्चों, मान लो मैंने लिख दिया z5 लिख दिया 0। अब इसमें क्या है, रियल पार्ट क्या है इसका 0 और इमेजिनरी पार्ट भी क्या है 0। आयोटा के साथ जो नहीं है वो इमेजिनरी पार्ट, आयोटा के साथ जो है वो इमेजिनरी पार्ट। सिंपल है, कुछ मुश्किल है इसमें, कुछ भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। अब देखो इसके बाद, इसके बाद आता है बच्चों टाइप्स ऑफ रियल नंबर। क्या आता है, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहला जो टाइप आता है, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखना बच्चों, एक तो है सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, इसे ऐसे नाम देते हैं सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें क्या होगा, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, यानी इसका रियल पार्ट भी कुछ ना कुछ होगा और इमेजिनरी पार्ट भी कोई ना कोई रियल नंबर होगा। रियल पार्ट भी रियल नंबर, इमेजिनरी पार्ट भी रियल नंबर। ऐसा कोई टाइप नहीं है, बस बता रहा हूँ। फिर आता है बच्चों एक कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मान लो मैंने लिखा जिसका रियल पार्ट क्या हो जाए 0 हो जाए, ठीक है। अगर रियल पार्ट 0 है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, प्योरली
इमेजिनरी, क्या कहते हैं हम, प्योरली इमेजिनरी। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो मैंने लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस का, तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है बच्चों, रियल पार्ट क्या है ही नहीं, 0। इमेजिनरी पार्ट क्या है, -3। इमेजिनरी पार्ट कुछ भी हो, इमेजिनरी पार्ट कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट अगर रियल पार्ट 0 है बच्चों तो उसे हम क्या कहते हैं, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, प्योरली इमेजिनरी। इसके बाद आता है अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, समझ ही गए होंगे, क्या कहेंगे, प्योरली रियल। क्या कहेंगे, प्योरली रियल। इस एग्जांपल के लिए देखो, मान लो मैंने लिखा z इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, रियल पार्ट तो है -3, लेकिन इमेजिनरी पार्ट क्या है नहीं, आयोटा वाला कोई टर्म, आयोटा वाली कोई टर्म ही नहीं है, तो वो 0 हो गया। इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, 0। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों अगर रियल पार्ट भी 0 हो जाए, रियल पार्ट भी 0 हो जाए कॉम्प्लेक्स नंबर का, और इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो जाए कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, 0 कहते हैं। क्या कहते हैं, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए z इज इक्वल टू 0, तो इसको में क्या है, रियल पार्ट क्या है बच्चों, वो भी 0, इमेजिनरी पार्ट क्या है बच्चों, वो भी 0। समझ आ रहा है, आया ना, कोई दिक्कत। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है बच्चों हमारे नंबर सिस्टम का सबसे बड़ा सेट है। इसमें रियल नंबर भी आ जाते हैं, इसमें सब चीज आ जाती है। जैसे मैं बताऊं आपको, नेचुरल नंबर सबसेट था किसका, होल नंबर का, होल नंबर सबसेट था इंटीजर का, इंटीजर सबसेट था रैशनल नंबर का, रैशनल नंबर सबसेट था रियल नंबर का, और रियल नंबर सबसेट होता है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर में सारे रियल नंबर भी आ जाते हैं, सारे इमेजिनरी नंबर भी आ जाते हैं, सारे रैशनल, इरेशनल, इरेशनल सब आ जाते हैं। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें किसी को भी। तो ये एक आपके बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छी चीज है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों वो है अभी देखते हैं क्या है, उसे हम कहते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे इजी चीज है अलजेब्रा, मतलब पता है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं बच्चों फटाफट। क्या होता है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मतलब है, एग्जांपल से लेता हूं, ठीक है। कि अगर मान लो पहला आता है एडिशन, क्या आता है पहला, एडिशन। मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों z1 a1 प्लस आयोटा b1, z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है a2 प्लस आयोटा b2। अगर मुझे z1 प्लस z2 करना है, अगर मुझे z1 प्लस z2 करना है, क्या हो जाएगा, रियल पार्ट रियल में प्लस करो यानी a1 प्लस a2, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में प्लस करो यानी b1 प्लस b2। ऐसे समझ नहीं आता, क्वेश्चन देखो। मान लो एक कॉम्प्लेक्स ले लिया मैंने, कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया z1 3 प्लस 2 आयोटा, z2 ले लिया 4 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। अब मुझे करना है z1 प्लस z2, क्या करूंगा, इसके रियल पार्ट को प्लस कर दो यानी 3 और 4 को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 7, और इमेजिनरी पार्ट को प्लस कर दो यानी 2 माइनस 3 माइनस का 1 आयोटा, -1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं, ये बन गया। समझ आ गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। और देखो मान लो मैंने लिया z1 कुछ भी ले लिया 2 प्लस 7 आयोटा अपॉन छोड़ा, अपॉन वाले बात करेंगे, ठीक है। और z2 ले लिया -3 माइनस 4 आयोटा। अब करना है मुझे z1 प्लस z2, क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1, 7 माइनस 4 प्लस का 3 आयोटा। इस तरीके से ऐड करते हैं। वेराज मुझे इन्हीं को सब्ट्रैक्ट करना हो, मान लो इनको सब्ट्रैक्ट करना है, z1 माइनस z2 करना है, तो कुछ मत करो, 3 प्लस 2 आयोटा में माइनस कर दो 4 माइनस 3 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा,
कुछ मत करो, क्या होगा ये 3 प्लस 2 आयोटा माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो -4 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा, कितना आ जाएगा 3 माइनस 4 -1 और 2 प्लस 3 प्लस 5 आयोटा। इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करा जाता है। और क्वेश्चन बहुत सारे कराऊंगा, टेंशन ना लो। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना हो, Z2 माइनस Z1 करना है मान लो, तो Z2 क्या है -3 -4 आयोटा माइनस Z1 क्या है 2 प्लस 7 आयोटा। तो अगर मैं इन्हें माइनस करूंगा -3 -4 आयोटा -2 -7 आयोटा, क्या हो जाएगा -3 -2 क्या हो गया -5 -4 -7 क्या हो गया -11 आयोटा। माइनस माइनस प्लस होता है ना, इस हिसाब से, ठीक है, सिंपल है। यही आपका सब्ट्रैक्शन भी मैंने बता दिया। तो ये है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और उन्हें हम डिवाइड भी कर सकते हैं। देखते हैं बच्चों कैसे, बड़ा सिंपल है इसका, तो डायरेक्ट एग्जांपल के साथ समझो। हाँ, जैसे एग्जांपल लिया है, मान लो एक क्वेश्चन ले लिया, Z1 ले लिया 2 प्लस 5 आयोटा और Z2 ले लिया मैंने 3 माइनस 4 आयोटा, ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब मुझे Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बच्चों, Z1 इंटू Z2 करना है। तो कैसे करूँगा Z1 इंटू Z2, सिंपल सी चीज़ है। Z1 कितना है 2 प्लस 5 आयोटा और Z2 कितना है 3 माइनस 4 आयोटा। मल्टीप्लाई कर दो 2 को इन दोनों से, बेसिक मल्टीप्लाई जो करते थे, 2 इंटू 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 5 आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, माइनस का 8 आयोटा। इधर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 3 15 आयोटा और 5 4 जा 20। अब आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो 6 8 आयोटा में से 15 आयोटा गया तो कितना बचा, प्लस का 7 आयोटा माइनस 20, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू स्टार्टिंग में बताई थी मैंने, क्या होता है बच्चों -1। 6 प्लस 7 आयोटा माइनस माइनस प्लस 20, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 20 प्लस 6 26 प्लस 7 आयोटा, ये आ गया फाइनल आंसर। इस तरीके से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। अब अगर इन्हीं कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मुझे डिवाइड करना हो, इन्हीं कॉम्प्लेक्स नंबर को मुझे डिवाइड करना हो तो किस तरीके से करेंगे, देखो बच्चों, वो तो और भी सिंपल है, सब सिंपल है अगर इस चैनल को देख रहे हो आप, ठीक है। अगर Z1 को Z2 से करें या Z2 को Z1 से, चलो आप लोग इतना जिद कर रहे हो तो Z2 को Z1 से कर देते हैं, ठीक है। अब Z2 को जब Z1 से डिवाइड करेंगे यानी क्या आ गया 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 2 प्लस 5 आयोटा, डिवाइड करना है। अब डिवाइड कैसे करेंगे, हमेशा याद रखो बच्चों, बचपन में आप लोगों ने एक चीज सीखी होगी, क्या सीखी होगी, पैदा होते ही क्या सिखाते हैं हमें कि भाई जो रूट में नंबर दिखते हैं ना तो उसको रेशनलाइज करते हैं। सेम चीज है यहाँ पे, कभी भी डिनोमिनेटर में अगर आपको आयोटा दिख जाए आंख बंद करके रेशनलाइज करो, ठीक है। कैसे, आंख बंद करके, मेरा आंख खोल के करोगे तो गलत आएगा आंसर, ठीक है। तो आंख बंद करके करना है, मेरी आंखें बंद है, दिख रही होगी अभी आप लोग को। 2 माइनस 5 आयोटा ऊपर मल्टीप्लाई 2 माइनस 5 आयोटा से, जो यहाँ होता है ना उसी के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसी को रेशनलाइज करना कहते हैं। अब देखो ऊपर 3 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे 2 माइनस 5 आयोटा, और नीचे हमेशा याद रखना बच्चों, हमेशा मतलब हमेशा, जो कह रहा हूं अभी समझ लेना ध्यान से, जब भी रेशनलाइज करो तो नीचे हमेशा जो पहला वाला है उसका स्क्वायर और जो दूसरे वाला है उसका स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर को ऐड करोगे, माइनस नहीं होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही, पर मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, नीचे पहले वाले का स्क्वायर और दूसरे वाले का जो मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के स्क्वायर को ऐड करोगे, दोनों के स्क्वायर को ऐड करोगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो जो फाइनल आंसर आएगा देखते हैं। इसको मल्टीप्लाई करो 3, अब इसको इन दोनों से करोगे तो 3 2 जा 6, 3 5 जा माइनस का 15 आयोटा, फिर इसको करोगे माइनस 4 2 जा 8 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 20 और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25, कितना आ जाएगा 6 माइनस 5 माइनस 8 माइनस 15 माइनस 8 माइनस 23 आयोटा,
अब प्लस 20 है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -20 अपॉन में 29। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमेशा, मतलब इस टाइम पे -14 -23 आयोटा और अपॉन में 29। इसको अलग अलग लिख दो ताकि एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। तो Z2 अपॉन Z1 जो आया फाइनल आंसर वो क्या आया, -14 अपॉन 29 -23 अपॉन 29। हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में बनेगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व कर लो तो हमेशा एक a प्लस आयोटा b की फॉर्म में बनेगा। हमेशा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करो, हमेशा एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी, वो ये वाली है। तो यहीं पे सारा अलजेब्रा जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का वो खत्म हो जाता है। इसके बाद 2 कंसेप्ट और पहले समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चंस देखेंगे बहुत सारे, फिर आग लगाएंगे आगे। देखते हैं बच्चों क्या है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले जो कंसेप्ट आता है इसमें सबसे पहला कंसेप्ट क्या आता है कि अलजेब्रा तो खत्म हो गया, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसे हटा देता हूँ। अब देखो बच्चों, कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई भी बड़ी से बड़ी पावर सॉल्व करने के बाद, जैसे एग्जांपल के लिए आ जाए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, फाइंड आयोटा की पावर 437, मान लो ये आ गया, इसकी वैल्यू निकालिए। तो कुछ नहीं करना आपको, आयोटा की पावर 437 है, कुछ भी नहीं करना, बस ये जो पावर दे रखी है ना इसको 4 से डिवाइड करो। तो 437 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 4 1 4 3 7 0 आ गया, 4 9 36 1 बच गया रिमाइंडर। हमें रिमाइंडर से मतलब है, हमें और किसी चीज से मतलब नहीं है, इससे मतलब है सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है। तो आप कुछ मत करो, इसको लिख दो, जो रिमाइंडर आया वही लिख दो, आयोटा की पावर 1। और आयोटा की पावर 1 क्या होता है बच्चों, आयोटा ही होता है। तो अगर रिमाइंडर यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ मैं, रिमाइंडर और आंसर, अगर आपका रिमाइंडर आ रहा है 1 तो आंसर आएगा आयोटा, रिमाइंडर आ रहा है 2 तो आंसर आएगा -1, रिमाइंडर आ रहा है 3 तो आंसर आएगा माइनस आयोटा, रिमाइंडर आ रहा है 0, 4 तो आ ही नहीं सकता रिमाइंडर, क्योंकि 4 से ही डिवाइड कर रहे हो। डिवाइड किससे करना है, 4 से। किसको डिवाइड करना है, पावर को, जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 0 आएगा, तो आंसर आएगा 1। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। कोई बड़ी से बड़ी पावर आ जाए, जैसे आयोटा की पावर आ जाए 2022, क्या होगा, 4 से डिवाइड करोगे, डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ, 20 कट जाएगा तो आयोटा का स्क्वायर आएगा, आयोटा का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, माइनस, रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा, करके देख लेना, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, कहीं भी नहीं। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप उसका आंसर कमेंट में मुझे बताना, ठीक है। आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस आयोटा की पावर 20, ठीक है। इसको सॉल्व करके आप लोग मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना क्या होगा, ठीक है। ट्राई करूँगा, मतलब कोशिश रखना कि सॉल्व करना और आंसर दे देना, ठीक है। चलो, तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे। अब दो चीजें और आती है, पहला आता है कॉन्जुगेट, दूसरा आता है मॉडुलस। दोनों बहुत मुश्किल टॉपिक है, एक बार में तो समझ आते ही नहीं है, समझते हैं। मान लो सबसे पहले समझते हैं कॉन्जुगेट, क्योंकि ये ज्यादा मुश्किल है मॉडुलस से। कॉन्जुगेट, मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मुझे z का कॉन्जुगेट निकालना है, क्या निकालना है, कॉन्जुगेट, इस तरीके से दिखाया जाता है z कॉन्जुगेट, z के ऊपर बार, ठीक है। कैसे निकालेंगे z कॉन्जुगेट, कुछ भी नहीं करना आपको, जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस, रियल वाले को छेड़ेंगे नहीं, यही हो गया कॉन्जुगेट। कितना मुश्किल था ना बच्चों, पहली बार में तो समझ आते ही नहीं है। जैसे मान लो z इज इक्वल टू -2 -3 आयोटा, क्या आ जाएगा z कॉन्जुगेट, z1 ले लो, z1 का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, -2 तो एज इट इज, इसका साइन चेंज कर देंगे, +3 आ गया। मान लो z3 आ गया, 2 -2 +4 आयोटा, क्या आ जाएगा z3 का कॉन्जुगेट, -2 -4 आयोटा, यही है आपका कॉन्जुगेट। कुछ मुश्किल था इसमें, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। अब देखते हैं मॉडुलस। लस क्या है, मॉडुलस एक बहुत ही सिंपल सी चीज है बच्चों, ध्यान से देखना क्या है मॉडुलस। मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर,
ए प्लस आयोटा बी, इसका मुझे मॉडुलस निकालना है, जेड मॉडुलस। कैसे निकालूंगा? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ऐसे समझ नहीं आया? ऐसे समझो, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है जेड मॉडुलस, यही है आपका जेड मॉडुलस। समझ आ रहा है? हाँ या ना? तो यही है बच्चों जेड मॉडुलस। और इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो एक जेड दे दिया 2 - 3 आयोटा, इसका मॉडुलस निकालना है। तो क्या करूंगा भाई, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस ये -3 है तो -3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 + 9 √13, जेड मॉडुलस आ गया √13। इस तरीके से कर, समझ आ गया? किसी को कोई डाउट नहीं? तो मॉडुलस भी समझ गए, कॉन्जुगेट भी समझ गए। अब जो समझना है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है वो समझते हैं बच्चों। वो है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है? इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो एक z दे रखा है a1 प्लस आयोटा b1, z1 है ये, और z2 दे रखा है a2 प्लस आयोटा b। अब मैंने बोल दिया z1 बराबर है z2 के। इसका क्या मतलब है? इसका एक सिंपल सा मतलब है कि जो रियल पार्ट होगा z1 का वो इक्वल होगा रियल पार्ट ऑफ z2 के, और इमेजिनरी पार्ट होगा z1 का वो इक्वल होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 के। क्वेश्चन करेंगे तब 2 मिनट में समझ आ जाएगा, ठीक है? यानी a1 बराबर a2 क्या होगा और b1 बराबर b2 के होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो एक क्वेश्चन लिया मैंने, z z1 = 3 + x आयोटा, और z2 ले लिया -7 या -y -3 आयोटा, ये ले लिया। और मैंने बोला z1 बराबर z2 है, फाइंड x एंड y। तो z1 अगर z2 के बराबर है तो रियल पार्ट के इक्वल होगा, यानी -y 3 के बराबर होगा, यानी y की वैल्यू -3 आ गई, और z2 मतलब b2 होगा, x = -3, यानी x भी -3 y भी -3। कितना सिंपल सा क्वेश्चन। ये हो गया आपका इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। लास्ट टॉपिक बचा है इसमें, वो है इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसका डायरेक्ट क्वेश्चन बचे हैं। क्या बचा है? इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इनवर्स क्या होता है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर का? इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स क्या होता है? चलो देखते हैं फटाफट। मान लो एक z दे दिया कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ भी दे दिया 2 + 3 आयोटा, मुझे z इनवर्स निकालना है। z इनवर्स यानी 1/2 + 3 आयोटा, ठीक है? तो मैंने बोला था बच्चों, कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, मतलब जब भी आप सॉल्व कर रहे हो तो आयोटा कभी भी नीचे नहीं रह सकता। तो इसको क्या करोगे? रेशनलाइज, 2 - 3 आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 - 3 आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई। तो z इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों? ऊपर तो आगे 2 - 3 आयोटा, नीचे होगा, मैंने बताया था नीचे क्या होगा हमेशा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो z इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों? 2 - 3 आयोटा अपॉन 4 + 9। तो z इनवर्स क्या आ गया बच्चों? 2 - 3 आयोटा अपॉन में 13। इसको अगर मेरे को प्रॉपर फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखूंगा? 2/13 - 3/13 आयोटा। क्या इतना बड़ा करने की जरूरत है? नहीं, डायरेक्ट आपको एक ट्रिक बताता हूँ। कभी भी z दिया हो, कुछ भी a + आयोटा b, अगर आपको z इनवर्स निकालना है, क्या करो? ऊपर कर दो z का कॉन्जुगेट और नीचे कर दो z मॉडुलस का स्क्वायर। कॉन्जुगेट और मॉडुलस अभी आप सीख के आए हो, उससे करेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन का मुझे करना होता,
z दिया है 2 + 3 आयोटा, मुझे z इनवर्स निकालना है एक स्टेप में। कैसे करूँगा, ऊपर कर दो कॉन्जुगेट, ऊपर कॉन्जुगेट कर दो यानी 2 - 3 आयोटा, और नीचे इसके मॉडुलस का स्क्वायर, यानी मॉडुलस रूट के अंदर होता था √a² + b², बिना रूट के लिख दो, बिना रूट के लिखवा तो 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 - 3 आयोटा अपॉन 2 का स्क्वायर 4 13, तो डायरेक्ट आ गया 2/13 - 3/13। कितना सिंपल सब है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसी के साथ ये सारे कंसेप्ट जो है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे कंसेप्ट खत्म होते हैं। इसमें और एक भी कंसेप्ट नहीं है एक्स्ट्रा, सिर्फ इतने ही कंसेप्ट है। बस इन्हीं कंसेप्ट को देखते हुए हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, आपके जितने भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, मिसलेनियस, एनसीईआरटी, आरडी वगैरह जितने भी आते हैं एग्जाम्पलर वगैरह के, कोशिश करूँगा कि एक वीडियो और बना दूँ, उसमें आपके ये सारे क्वेश्चन जो है उसको मैं डाल दूँ और सारे आपके कंसेप्ट को और क्लियर कर दूँ। तब तक के लिए आप इसे देखिए, और पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए, नहीं आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।